गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्तमान भारतीय समाज के सेकंड पेपर को पढ़ेंगे और हम लोग उसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने अब तक वो डिस्पैच पढ़ा, तो डिस्पैच में जो संगतियां की गई उसके बारे में पढ़ा। हालांकि हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, आप पर छोड़ते हैं कि आप उसमें उसका मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या लाभ थे, इसके कौन कौन सी जो भारतीय पश्चिमी सिफारिश की गई जिनसे उनको लाभ हुआ और कौन कौन सी वो सिफारिशें थी या क्या क्या वो सुझाव थे जिनके अंतर्गत उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, जिससे सिद्ध होता था कि वो भारतीयों को सर्वोत्तम देना चाहते थे, भारतीयों में सुधार की बात तो करते थे, लेकिन वास्तविक रूप से वो अंग्रेजी शिक्षा को ही विस्तार देना चाहते थे, अंग्रेजियों की नीतियों को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। इसकी आप कुछ समीक्षा करेंगे। अब हम लोग हंटर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। हंटर कमीशन क्या है और उसने क्या सिफारिश की है, महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में जानेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे और यदि आपको कोई क्वेरीज करनी हो तो स्पेशल रूप से हमें आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अब समझते हैं हंटर कमीशन क्या था और इसका बैकग्राउंड क्या था। मैंने बताया था कि जो भी शिक्षा इससे संबंधित घोषणा पत्र आए, डिस्पैच आया, उसकी भी समीक्षा होनी थी तत्काल ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। और उसमें ये देखना था कि हंटर कमीशन ने जो सुझाव दिए, जो रिकमेंडेशन दी, वो शिक्षा की नीतियां बनी तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए, तो वो भारत के लिए कितनी सफल रही और उसमें क्या खामियां रह गई। इन सारी चीज पहलुओं को उन्होंने क्या किया, समीक्षा करनी थी। इस समीक्षा के लिए उन्होंने 1882 में तत्कालीन समय में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे गवर्नर जनरल थे 1882 में, उनके अधीन एक कमीशन को का सुझाव किया गया, उनका गठन किया गया। उस कमीशन में उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, विलियम हंटर थे। विलियम अध्यक्ष थे, वो कौन थे, विलियम हंटर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, विलियम हंटर थे, ठीक है। ये क्या थे, ये हंटर आयोग के अध्यक्ष थे या भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर इस कमीशन को जो समय गठित किया गया इसको क्या नाम दिया गया, हंटर कमीशन। इसलिए ये परीक्षाओं में टेट हो, सुपर टेट हो या नेट का पेपर हो या कोई और शिक्षा से संबंधित पेपर हो, उनमें यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन उठते हैं और यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग था, उसका गठन कब हुआ, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उस समय कौन शासक थे या भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन। ये उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। क्योंकि ये लॉर्ड लिटन के बाद आए थे। लॉर्ड लिटन पूर्व शासक था, अर्थात जो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन पूर्व था, कि उसने भारत की प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब प्रेस पर प्रतिबंध लगा तो भारत के जो सुधारवादी थे, भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे, भारत के जो आंदोलनकर्ता थे, उनमें असंतोष होना जाहिर था। ऐसी स्थिति में उस असंतोष को दबाने के लिए एक गवर्नर जनरल को भारत भेजा गया, इसका नाम लॉर्ड रिपन था। मैंने बताया था 1854 का वो डिस्पैच, वो उसने भारत में नए कीर्तिमान स्थापित किए और उस घोषणा पत्र के माध्यम से या वो डिस्पैच के माध्यम से जो अंग्रेज शासक थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो चाहती थी कि हम भारतीयों को संतुष्ट कर देंगे। अर्थात भारतीय शिक्षा के माध्यम से उन्होंने तमाम सुधारवादी कदम उठाए और उनसे भारतीयों से अपेक्षा की कि भारतीय संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उस चार्टर को क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा कहा जाता था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था 1854 के डिस्पैच को। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस घोषणा पत्र को कहा जाता है, 1854 का वुड का घोषणा पत्र। क्या ध्यान रखेंगे। अब चूंकि इस शिक्षा में क्या करना था, उनको समीक्षा करनी थी। इस अंतराल के बाद भारत में जो उन्होंने सुझाव दिए शिक्षा के लिए, नीतियां बनाई, कितने स्तर तक वो सफल रही, उनमें क्या क्या खामियां रही, कौन कौन सी कमियां रही, उनकी समीक्षा होनी थी।
समीक्षा के बाद एक नई शिक्षा नीति लागू करनी थी। इसके लिए उन्होंने हंटर कमीशन की नियुक्ति की और उनसे सुझाव मांगे, उनसे सिफारिशें मांगी। तो सिफारिशें दें कि हम जो शिक्षा नीति बनाने जा रहे हैं तो किस तरीके से उसको दिशा दें। इसलिए जो हंटर कमीशन था उसकी कुछ सिफारिशें थी, उसको समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी अनुदान राशि है बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जानी चाहिए। अनुदान राशि की बात की कही उन्होंने, जो भी अनुदान राशि है, हम ओरली बताएंगे आपको, थोड़ा जल्दी चलेंगे। अनुदान राशि है बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रांतीय सरकारों, जो प्रांतीय सरकारें हैं उनके अनुसार ग्रांट रेट दी जानी चाहिए। और ग्रांट अगली उन्होंने बात की जो विद्यालय हैं, पुस्तकालय हैं, जो वाचनालय हैं, जो प्रयोगशाला है, उनको भी ग्रांट रेट प्रदान की जानी चाहिए, उनको भी सहायता अनुदान राशि दी जानी चाहिए। चौथी बात उन्होंने की कि जो भी मेधावी छात्र हैं उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। उनको क्या किया जाए, छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए, उनको लाने के तमाम तरह के अवार्ड दिए जाए। और नेक्स्ट उन्होंने बात की, उसको देखते हैं। अनुदान लेने में उन्होंने कहा जो भी ग्रांट दी जाए उसमें कोई भेदभाव न किया जाए। ये ना देखा जाए ये संस्था ब्रिटिश की है, ये संस्था डच की है, डेन की है, या ये संस्था हिंदुओं की है, मुस्लिम की है। बिना किसी भेदभाव के सभी शिक्षण संस्थानों को जो अनुदान प्राप्त करने के योग्य है उनको अनुदान प्रदान किया जाए। नेक्स्ट उन्होंने बात की सहायता अनुदान राशि प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को उनसे अवगत कराया जाए। जो भी क्या उनको ग्रांट मिल सकती है, कौन सी ग्रांटें मिल सकती है, उनके बारे में बताया जाए ताकि वो अनुदान राशि लेने के लिए सक्षम हो सके, अवेयर हो सके। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी कि जो भी शिक्षा प्रणालियां हैं उस समय तत्कालीन ब्रिटिश शिक्षा में वो दोषपूर्ण है, शिक्षण प्रणाली को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा शिक्षण प्रणाली को दुरुस्त किया जाए। और उन्होंने एक और चीज कही, जो भी शिक्षा में शिक्षकों के वेतनमान है, उनकी सामाजिक विशिष्टता है वो ठीक नहीं है, उनकी वेतन बढ़ाया जाए, उनकी सामाजिक दशाओं में उन्नति लाई जाए और उनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए। ये कुछ मुख्य सिफारिशें थी जो हंटर कमीशन के द्वारा की गई, जिनको मैंने बताया। अगला और आगे देखते हैं। अगला है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। इसको हम केवल थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है अक्सर, लेकिन आप स्पेशली कुछ पूछना चाहें तो आप बताएं। तो इसमें इसको देखते हैं। लॉर्ड कर्जन कैसा शासक था? लॉर्ड कर्जन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था, वो भारत में फूट डालो और राज्य करने की नीति पर आमादा था। वो चाहता था कि भारत में फूट डालो और शासन करो, इसलिए उन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। क्योंकि उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए वो चाहता था कि हम पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में भारत को बांट देंगे, तो क्या होगा, भारत के आंदोलनकारी आपस में बढ़ जाएंगे और आंदोलन को हम आसानी से दबा सकेंगे। लेकिन शिक्षा की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के तीनों पक्षों पर काम किया। तीनों पक्षों की बात की, प्राइमरी एजुकेशन की बात की, उसने कॉलेज एजुकेशन की बात की, उसने हायर एजुकेशन की बात की। इसको आप लोग अपने से पढ़ें, एक्टिविटी करते तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है हर्टो कमेटी। हर्टो कमेटी, ठीक है, ये है 1929। इस समिति को देखते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे, एक बार देख लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फिलिप हर्टॉग। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। यहाँ से पूछा जाता है, ये समिति से बहुत पूछा जाता है और इसमें देखिए महत्वपूर्ण है, इसको मैं बताऊंगा। इसने
प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत बड़ी सिफारिशें दी, जो तब से लेकर 1829 से लेकर 1929 से लेके आज तक वो मैं समझता हूँ जिसकी तस बनी हुई है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। हल्का कमेटी में 1929 में सिफारिशें की गई या प्राथमिक शिक्षा के लिए कहा गया कि जिसमें क्या है सबसे ज्यादा अव्यय होता है, सबसे ज्यादा अवरोधन भी यही होता है। अर्थात प्राथमिक शिक्षा में सबसे ज्यादा यदि कोई अव्यय होता है प्राथमिक शिक्षा पर होता है और अवरोधन भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। इसकी दो महत्वपूर्ण बातें थे, समझेंगे हम। अव्यय की बात की हमने, ये कहा कि जो भी सरकार शिक्षा पर व्यय करती है, प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करती है, तो वो सबसे ज्यादा किसमें कहाँ होता है? प्राथमिक शिक्षा में होता है। फिर उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जो भी छात्र हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो शिक्षा के लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि कोई छात्र विद्यालय में छात्र प्रवेश तो लेते हैं, लेकिन वो शिक्षा पूरी करने से पहले ही विद्यालय से बाहर चले जाते हैं, शिक्षा बीच में पूरी छोड़कर चले जाते हैं। इससे क्या होता है? शिक्षा पर सबसे ज्यादा अव्यय होता है। इसी को रोकने के लिए अनिवार्य और निश्चित शिक्षा की बात की गई। शिक्षकों को, जो भी शिक्षक हैं उनको जागरूक करने की बात की गई। शिक्षक जो छात्र हैं उनको विद्यालय में लाने की बात की गई, उनके नामांकन की बात की गई। वो नामांकन कराने के बाद या पंजीकरण कराने के बाद विद्यालय में बनाए रखने की बातें की गई है। इसके लिए मैंने आगे अभी बताया था, इससे पहले की स्लाइड में मातृ शिक्षक संघ बताया था, मैंने कुछ सेमेस्टर पढ़ा रहा था। मातृ शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ, ग्राम शिक्षा समिति और महिला प्रेरक दल, ये 4 टॉपिक मैंने बुक में है, आपके आगे पढ़ेंगे आप लोग। इनका भी कार्य यही होता है कि छात्रों को विद्यालय में लाए, विद्यालय में लाने के बाद पंजीकरण कराएं, पंजीकरण कराने के साथ साथ उनको विद्यालय बनाए रखें। तो ये कुछ बातें थी। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण समस्याएं थी। एक अव्यय था, जो मैंने अभी बताया। अवरोधन समझते हैं। अवरोधन ये था कि विद्यालय में छात्र प्रवेश तो लेते हैं, लेकिन एक ही कक्षा में छात्र बार बार अनुत्तीर्ण होते रहते हैं, और इससे क्या होता है? छात्रों की कक्षोन्नति या छात्रों का विकास रुक जाता है, शैक्षिक विकास रुक जाता है। अर्थात छात्र को बार बार एक ही कक्षा में होना क्या है? अवरोधन है। तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने यहाँ भी कहा शिक्षा के लिए पढ़ानी है वो ठीक नहीं है, परीक्षा पढ़ानी है वो ठीक नहीं है, दोषपूर्ण है। शिक्षा की तत्कालीन पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी ठीक नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है। शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं वो भी व्यवहारिक नहीं है, वो परंपरागत हैं। नवीन शिक्षण विधियों को उसमें नवाचार करना चाहिए। तो तमाम बातें थी जो हार्टो समिति के माध्यम से सिफारिश की गई, हार्टो समिति में बताई गई। अब आगे देखते हैं। 1937 का वुड हैवर्ड रिपोर्ट, वुड हैवर्ड रिपोर्ट को देखते हैं। इसमें क्या था इसको समझ लेते हैं। वुड हैवर्ड रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, या व्यावसायिक शिक्षा की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तत्कालीन शिक्षा के द्वारा जो भी नवयुवक, जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, अर्थात अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि उनको उनके व्यवसाय में दक्ष बनाया जाए, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपनी कमाई खुद कर सकें, अपनी आजीविका को चला सकें। इसलिए वुड हैवर्ड रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात व्यवसायिक शिक्षा की दी गई। देख रहे हैं आप लोग, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की बात की उन्होंने। जिसके द्वारा IIT की बात करेंगे, औद्योगिक शिक्षण संस्थान की बात करेंगे, IPI की बात की उन्होंने। ITI जैसे संस्थान होने चाहिए ताकि छात्र कुटीर उद्योगों या उद्योग धंधों से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने स्वयं आत्मनिर्भर हो सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो ये कुछ बातें थी जो वुड हैवर्ड रिपोर्ट में कही गई। वुड कौन थे और हैवर्ड कौन थे, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि वुड कौन थे।
डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस गुड थे, गुड जो थे वो थे डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, सॉरी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है, वो एजुकेशन, एजुकेशन में डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थे। और जो एवर्ड थे उनको देखते हैं, जो एवर्ड थे वो कौन थे उनको समझते हैं। चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टेक्निकल स्कूल्स, ऑफ टेक्निकल स्कूल्स, SCH WS टेक्निकल स्कूल्स थे, ठीक है। ये दो पदाधिकारी थे जो उस समय क्या थे, ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन की बात करते हैं वो थे, और ये थे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टेक्निकल स्कूल्स। ये ब्रिटेन में शिक्षा से संबंधित शिक्षा के मंत्री थे, उनको ब्रिटेन से बुलाया गया भारत में, और ये उनसे ये कहा गया कि आप व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अपने सुझाव देंगे कि तत्कालीन भारत में व्यावसायिक शिक्षा में क्या आवश्यकता है और उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। इसी के संबंध में वुड और एवर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें उन्होंने और भी बातें कही गई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की गई। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत में तत्कालीन भारत में शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता व्यावसायिक शिक्षा है। इसमें ITI जैसे शिक्षण संस्थान अनिवार्य रूप से खुलने चाहिए ताकि आदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर बन सके। तो ये कुछ बातें थी जो ब्रिटिशर्स द्वारा या अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश कंपनी द्वारा परतंत्र भारत या स्वतंत्रता से पूर्व के भारत में शिक्षा से संबंधित कुछ बातें थी वो उन्होंने की थी। इसके बाद हम शिक्षा में भारतीयों के प्रकाश सॉरी शिक्षा में भारतीयों के प्रयास की बात करेंगे। शिक्षा में भारतीयों को भी कुछ उल्लेखनीय प्रयास थे जिसकी वजह से भारतीय शिक्षा आगे चल के उनको भारतीय शिक्षा में अपनाया गया। हम देख लेते हैं भारतीयों के प्रयास की बात देखेंगे, भारतीय के कौन से प्रयास थे उसको समझ लेते हैं। गोखले प्रस्ताव देख लेते हैं। गोखले विधेयक, गोखले विधेयक 1911 इसको समझते हैं। गोखले विधेयक क्या था, गोखले के बारे में समझते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक थे उनके बारे में बैकग्राउंड जानते हैं, उसको समझते हैं। एक बार जब गोखले जी या गोखले साहब स्टूडेंट लाइफ में थे और किसी प्रारंभिक कक्षा में थे, वो उस वक्त उनके जो टीचर थे उनके दिमाग में प्रश्न आया। उन्होंने पूछा कि यदि आपको कुछ हीरे मिल जाएं तो हीरो को क्या करेंगे आप, या हीरो से भरी हुई थैली मिल जाए तो क्या करेंगे। एक एक करके उन्होंने पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछा। उस क्लास में किसी ने कहा मैं अपनी मामा को दे दूंगा, मैं हवाई यात्रा करूंगा, किसी ने कहा ट्रेन का टिकट लूंगा, किसी ने कहा खिलौने लूंगा। तमाम तरीके की प्रश्न छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन अंत में गोपाल कृष्ण गोखले का जब नंबर आया उनका उत्तर बड़ा चौंकाने वाला था, विस्मित करने वाला था। नन्हा सा बच्चा और इतना बड़ा भविष्य का दृष्टा होगा किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि आज तक सबको चौंकाने वाला है और उनके व्यक्तित्व की छाप उसी समय से पता चल गई। उन्होंने कहा यदि मुझे हीरो से मेरी थैली मिलती है तो मैं विद्यालय खोलूंगा,
विद्यालय टीचर ने क्या क्या करोगे विद्यालय खोल के? उनका उत्तर था कि भारतीयों को शिक्षा दूंगा, भारतीयों को शिक्षा के द्वारा मैं संबल प्रदान करूंगा और शिक्षित करूंगा। तो ये उनका उत्तर सुन के उस समय के उनके तत्कालीन शिक्षक थे वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा हाँ ये तो एक बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्री है, बहुत बड़ा शिक्षा का दृष्टा है। इसको अब आगे समझते हैं। गोखले जी एक बड़ौदा नरेश थे। इससे पहले इतिहास देख लेते हैं। 1992 में समझते हैं। 1992 में बड़ौदा नरेश थे सयाजी गायकवाड़, बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़ नरेश थे। उन्होंने क्या कहा, अंग्रेज सरकार से मांग की कि भारतीय की शिक्षा को जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। उन्होंने अपने राज्य में, अपनी रियासत में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ प्रयास किए। पहले 13 गांवों को उन्होंने शिक्षा देने का कार्य किया, प्राथमिक शिक्षा। जब वो सफल हो गए उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य में प्राथमिक शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया और वो सफलतापूर्वक किया। इससे उत्साहित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने भी ब्रिटिश सरकार से मांग की कि ब्रिटिशर्स भारतीय की शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से बालकों की प्रारंभिक शिक्षा है उसको प्रदान करें। लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे भारतीय को प्राथमिक रूप से अनिवार्य शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। ऐसी स्थिति में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक प्रस्ताव लाए। वो था 19 मार्च। इसको देखने के बता देते हैं। 19 मार्च 19 मार्च 1910 को ये प्रस्ताव लाए। इस प्रस्ताव के जरिए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार संपूर्ण भारत में को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दे। जो 6 से 10 वर्ष के बच्चे हैं, आय वर्ग का जो 6 से 10 वर्ष के बच्चे हैं, इस आय वर्ग के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा दे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की वो केवल क्या थी, वो केवल लॉलीपॉप दिखाना चाहती थी। अर्थात वो केवल आश्वासन देते रहे कि हम भारतीय को प्राथमिक शिक्षा, हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसको प्रदान करेंगे, लेकिन अंततः उसको तैयार नहीं हुए। इसलिए 19 इसलिए इसके बाद 16 मार्च 1911 को एक प्रस्ताव लेजिस्लेटिव असेंबली तत्कालीन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें लाया गया गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ये गोपाल कृष्ण गोखले उस लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे। वो एक प्रस्ताव लाए, एक विधेयक लाए 1911 में। और इस विधेयक में उन्होंने कहा कि आप हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए इस विधेयक के माध्यम से एक कानून बना दीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स तैयार नहीं थे। इस विधेयक पर चर्चा हुई, चर्चा के बाद इसके लिए वोटिंग हुई। इसके पक्ष में जो वोट थे वो बहुत कम थे, और इसके विपक्ष में जो वोट थे वो ज्यादा थे। इसमें सबसे हैरानी करने वाली ये बात तो ये थी कि भारतीय समाज समय काउंसिल के सदस्य भारतीय सदस्य थे, उन्होंने भी इस विधेयक के पक्ष में वोट नहीं दिए। अर्थात ये विधेयक 13 के मुकाबले कुछ कम से गिर गया और ये विधेयक अस्वीकार कर दिया गया या पारित नहीं हो सका। ये कुछ प्रारंभिक इतिहास थे। इसके बाद हम बेसिक शिक्षा की बात करते हैं। तो वो है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा इसको वर्धा शिक्षा ही बोलते हैं। वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा 1937 की बात है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके अध्यक्ष थे। वर्धा शिक्षा को लाने वालों में जो सबसे ज्यादा अग्रणी थे
वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाए, अर्थात बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, बेसिक शिक्षा है इसको प्रदान किया जाए, और वो कैसी हो, निःशुल्क हो और अनिवार्य भी हो, अर्थात उनकी सरकार बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, और ये कम से कम 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए, क्या था ये, इतनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए होनी चाहिए। इस शिक्षा के द्वारा महात्मा गांधी चाहते थे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, अर्थात शिक्षा ऐसी हो कि बच्चों के हाथ, हृदय और मस्तिष्क का विकास कर सके, अर्थात वो चाहते थे बच्चे का प्रत्येक पक्ष डेवलप किया जाए, हाथ के लिए काम हो। हृदय का तात्पर्य ये है, जो भी बच्चे कलाकार बनना चाहते हैं कलाकार बने, जो बच्चे साहित्यकार बनना चाहते हैं साहित्यकार बने, लेकिन मूल बात ये थी कि शिक्षा को क्राफ्ट बेस्ड चाहते थे, वो शिक्षा को उद्योग बेस्ड चाहते थे, कुटीर उद्योग का निर्माण करना चाहते थे, ताकि बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी आजीविका को स्वयं चला सकें और किसी भी व्यक्ति के ऊपर बोझ ना बने। इसलिए इस शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शिक्षा को 2 नाम है, वर्धा में इसकी मीटिंग हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे, याकुब थे। इसके जनक थे वो कौन थे, वो महात्मा गांधी थे। इसमें से क्वेश्चन आराइज होते हैं, परीक्षाओं का बात पूछा जाता है। वर्धा शिक्षा के जनक कौन थे, वर्धा शिक्षा किस शिक्षा से संबंधित है, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। वर्धा शिक्षा में सब आयु वर्ग था, और वर्धा शिक्षा का बुनियादी शिक्षा का सम्मेलन कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये तमाम बातें हैं आप लोगों ने पढ़ी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व जो भी शैक्षिक प्रयास थे ब्रिटिशर्स के द्वारा या भारतीयों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो किए गए वो मैंने बताए। अगली स्लाइड में अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के प्रयास क्या थे, वो भी हम शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं पढ़ के आएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।